हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल में डीवीएसके इंटर कॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से बच्चों आप लोगों के लिए जो है कक्षा 11 का जो है जीव विज्ञान का कुछ वीडियो फिर से मैं आपके सामने लाया हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो है इस वीडियो में आपको दूसरे चैप्टर के बारे में हम बताए थे कि 5 जगत का नाम बताए थे, जो आप जानते ही हैं। पांचों जगत में कौन कौन जगत था तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। पहला जगत कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और लास्ट क्या है? जंतु, एनिमलिया। तो हमारे कितने जगत हैं? 5 जगत है। पांचों जगत की हम लोग विशेषताएं भी पढ़ चुके थे। एक कोशिकी कौन है, बहुकोशिकी कौन है, कोशिकीय संगठन किसमें होता है किसमें नहीं, प्रजनन क्रिया, तो सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके थे। भोजन कौन कहाँ से करता है, तो एक सारणी बना के उसी के माध्यम से हम लोग पूरी जानकारी लिए थे। ठीक बच्चों, अब बच्चों हमको क्या पढ़ना है आप तो जानते ही हैं। इसके बाद हमें इस जगत के जितने प्राणी हैं उनकी कमी के बारे में पढ़ना है और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। इसके बाद बारी बारी से उनको स्टेप बाय स्टेप करके जो है सभी जंतुओं को बारी बारी से हमें क्या करना है? पढ़ना है बच्चों। ठीक, तो आप गौर से अपने बिल्कुल पेशेंस को बनाए रखेंगे और वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। ठीक है बच्चों, और बिल्कुल होमवर्क भी करते रहिए ताकि आपके अंदर का जो मनोबुद्धि IQ है वो बढ़ जाएगा, जिसके वजह से आपको जो है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए जो है भविष्य में जो है आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बच्चों अगर हमें आगे बढ़ना है तो आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है जिसका नाम है एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन से बिल्कुल आप जुड़े रहिए और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हम लोगों को इन्फॉर्म करिए कि सर जी ये हमें नहीं आया, वो नहीं आया, तो बिल्कुल हम आपके लिए क्या है तत्पर हैं, बताने के लिए सक्षम हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब क्या चीज़, कक्षा 11 के जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है क्या? जीव जगत का वर्गीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला हेडिंग है उसका नाम है 5 जगत पद्धति की विशेषताएं। 5 जगत पद्धति की विशेषताएं। देखिए 5 जगत पद्धति की विशेषताएं हमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो पहली विशेषता इसका हम चलने पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता इसकी होगी कि प्रोकैरियोटिक को अन्य एक कोशिकीय जीवधारियों में रखा जाता है। प्रोकैरियोटिक, तो बच्चों सबसे पहली टॉपिक है इसकी, पहली जो है विशेषता इसकी है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब हमेशा जो एक कोशिकीय प्राणी होता है। कितना कोशिकीय? एक कोशिकीय जो प्राणी होता है उसको प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो एक कोशिकीय हैं बट उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका में रखा जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन यदि दोहरी परत की होगी तो वो यूकैरियोटिक में होंगे, यदि सिंगल परत की होगी तो वो किस में होंगे? प्रोकैरियोटिक में होंगे। ठीक है, तो यही कहा गया है कि प्रोकैरियोटिक को अन्य एक कोशिकीय जीवधारियों से कोशिका रचना व प्रजनन से में भिन्न होने के कारण इन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। कहा गया है कि प्रोकैरियोटिक को अन्य कोशिका तथा प्रजनन क्रिया में भिन्नता के कारण इनमें मोनेरा जगत के प्राणी को रखा गया है। पहले तो इसकी विशेषता ये है। ठीक, अब पहले इसको आप समझ लेंगे। बात ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में तो और भी जीव होते हैं और जैसे यूकैरियोटिक में भी होते हैं,
परंतु मोनेरा को इसमें क्यों रखा गया है प्रोकैरियोट में? क्योंकि इसकी जो कोशिका, एक कोशिका, ये एक कोश की तो है ही, ये क्या है, एक कोश की, ये एक कोश की जीव तो है ही, साथ साथ इनमें जो प्रजनन की क्रिया है वो भिन्न होती है सभी जंतु से, ठीक। इसलिए इसको किस जगत में रखा गया है? मोनेरा जगत में रखा गया है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक हमेशा किस जगत के अंतर्गत आएंगे? मतलब जो मोनेरा जीव होंगे वो हमेशा किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक एक कोश की जीव के लिए होता है, लेकिन सभी जंतुओं से इनकी जो प्रजनन क्रिया होती है वो क्या होती है? भिन्न होती है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखा गया है। समझ गए बच्चों? तो चलिए फिर आगे हम चलते हैं। दूसरी चीज, इनकी जो रचना है, इनकी जो प्रजनन क्रिया है, सब बिल्कुल क्या है? अलग है, ठीक है। इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखा गया है। चलिए इसके बाद दूसरी हमारी क्या है? दूसरा अवस्था इसका ये है कि यह पद्धति प्रारंभिक जीवों में पौधों व जंतुओं के क्रमिक विकास को प्राकृतिक रूप में प्रदर्शित करती है। यही चीज कहा गया कि यह पद्धति, अब भाई कौन सी पद्धति? वही पांचों जगत की पद्धतियां की बात हो रही है, सबको क्रम से जो है जीवधारियों की अवस्था में रखा गया है। कहा गया यह पद्धति प्रारंभिक जीवों में, या कहा गया प्रारंभिक जीवों से पौधों, प्रारंभिक जीवों का मतलब वही आपका जीवाणु, मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, सबकी बात हो रही है। प्रारंभिक जीवों से पौधों व जंतुओं को क्रमबद्ध रूप से दर्शाया गया है। समझ रहे हैं बच्चों? तो सिस्टम यही है, वो कुछ है नहीं। मतलब पहले हमारा जो क्रम है वो पहले मोनेरा है सबसे छोटा जीव, फिर प्रोटिस्टा उससे छोटा, उससे बड़ा है, उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा आपका कौन है? फंजाई है। उससे आगे हमारा जो होगा प्लांटी होगा, उससे आगे हमारा एल्मलिया अर्थात जंतु होगा। तो सबको जो है क्रमबद्ध रूप से दर्शाया गया, ये इसकी विशेषता हो गई। दूसरी, तीसरी विशेषता इसकी हम देख लेते हैं। तीसरी विशेषता यही, कुछ जीव जैसे क्लाइमिडोमोनास, यूग्लिना आदि एक कोश की जंतु व पौधों के मध्यस्थ प्रोटिस्टा में समझे जाते हैं। मतलब वनस्पति व जंतु दोनों के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए यही कहा गया है, कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनको पौधों और जंतु दोनों की अवस्थाओं में रखा जाता है। यूग्लिना एक प्रकार का जंतु भी है और पौधा का भी आकार ले सकता है, और क्लैडिमोनास भी एक जीवाणु है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं? पौधे के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और जंतु के रूप में भी रख सकते हैं। ये भी इसकी एक विशेषता है। कहते हैं कि कुछ जीव जैसे क्लैडिया लिख सकते हैं, मोनास तथा यूग्लिना, ठीक है। कुछ जीव जैसे ये आपके जो है कौन है? क्लैडिमोनास तथा यूग्लिना। ये मोनेरा तथा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के जीव हैं। जीव व पौधे दोनों में लिख सकते हैं रखे जाते हैं। देखिए मतलब यही कहा गया, कुछ जीव जैसे क्लाइडोमोनास तथा यूग्लिना ये मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के जीव व पौधों के दोनों में रखे जाते हैं। अर्थात ये हो गया कि मोनेरा मतलब क्लाइडोमोनास और यूग्लिना ये दो जीव ऐसे हैं कि जो जीवों में भी रहते हैं और पौधों के अंतर्गत भी आते हैं। ये इनकी विशेषता है, ठीक है। मतलब अगर इनको किसी भी पौधे भी श्रेणी में रख सकते हैं और जंतु के भी श्रेणी में इसे, मतलब जीव के भी श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक विशेषता इसकी हम देख लेते हैं। लास्ट विशेषता इसकी ये है कि कवक कार्यकी एवं जैव रसायन की दृष्टि से अन्य सभी पौधों से क्या होता है? भिन्न होता है। कवक जो होता है वो कवक अपने कार्यकी और कहा गया कार्यकी एवं जैव रसायन की विधि से, जैव
रसायन की विधि से सबसे अलग होता है। जितने भी जगत हैं सबसे ये क्या होता है, अलग रहता है। कौन? फंजाई होता है, सबसे अलग रहता है। ये इसकी हो गई विशेषता। कितनी विशेषता? 4 विशेषता। 4 विशेषता बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे तो यही इसकी विशेषता है। बाकी कवक जो होता है ये चारों और जगत से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। समझ गया ना? तो ये चीज़ होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसकी अब हम लोग पता कर लेते हैं कमी क्या क्या है, इसे कमी को दर्शाएंगे। तो हाँ बच्चों, आगे हम चलेंगे 5 जगत पद्धति की कमियां। 5 जगत पद्धति की कमियां। 5 जगत पद्धति की कमियां। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए यहाँ क्या दिया गया है। 5 जगत पद्धति की कमियां क्या क्या होती हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ बच्चों आप देख लीजिए कि पहला हमारा क्या है कि यह पद्धति सभी जीवों में जाति वृत्ति संबंध नहीं दर्शाती है। पहली तो कमी इसकी यही है कि यह पद्धति सभी जीवों में जाति वृत्ति संबंध नहीं दर्शाती। ठीक है, यह पद्धति सभी जीवों में जाति वृत्ति नहीं दर्शाती है। पहली इसकी अवस्था ये है। ठीक है, दूसरी अवस्था इसकी ये है, हमें ये देखना है। दूसरी अवस्था की यह पद्धति में सवाल को 3 रूपों में पृथक किया गया है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। चलिए देख लीजिए, इस पद्धति में सवाल को 3 रूपों में पृथक किया गया है। ठीक है, अब बच्चों हमें देखना है कि 3 रूपों में कौन कौन है, तीनों का नाम जानना है भाई। जो एक कोशिकीय है और बहुकोशिकीय है, ठीक, और भी है, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला तो चीज़ इसका ये हो गया कि इस जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, नीले हरित शैवाल। एग्जाम्पल जैसे नीले हरित शैवाल। अब देखिए बच्चों, नीले हरित शैवाल ये जो है ये किस जगत में आएगा? मोनेरा जगत में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत मोनेरा जगत में आएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज हो गया, जैसे अब हमें दूसरा देखना है, जैसे कि एक कोशिकीय शैवालों को प्रतिष्ठा में, देखिए एक कोशिकीय शैवाल को प्रोटिस्टा जगत में, ठीक। और तीसरी चीज है बहुकोशिकीय शैवाल को कहाँ रखा गया भाई? प्लांटी में, क्योंकि पौधा का रूप लेता है ये, अर्थात इसको हम किस जगत में रखेंगे? प्लांटी जगत के अंतर्गत, मतलब पौधे के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। तो बच्चों आपने देख लिया कि शैवाल को 3 रूपों में पृथक किया गया है। ये भी इसकी एक कमी है। पहली कमी इसकी क्या हो गई कि नीले हरे शैवाल को मोनेरा जगत अर्थात जीवाणुओं के जगह पे रखा गया इसको। दूसरी चीज, एक कोशिकीय शैवाल को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, एक कोशिकीय के अंतर्गत प्रोटिस्टा, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब जीव जितने होंगे सब एक प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आएंगे। तो एक कोशिकीय शैवाल भी इसी के अंतर्गत आएगा। समझ गए? फिर चलिए आगे चलते हैं। अगली चीज, बहुकोशिकीय शैवाल को कहाँ रखा गया है? प्लांटी, मतलब हम जिसको देख सकते हैं
बिल्कुल आप नदियों में देखेंगे शैवाल, जो शैवाल बोलते हैं, देखे होंगे हरा हरा रहता है ना, इसको हम निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ होता है, पौधा का रूप लेता है, इसे प्लांटी होता है, इसलिए हमको दिख रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, बहुकोषी प्लांटी हो गया। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद दूसरी चीज़ है कि विटेकर ने कोशिकीय संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण की भिन्नता को वर्गीकृत का आधार बनाया। फिर भी इनमें अनेक अपवाद हैं, जैसे कि तमाम अपवाद हैं, वही चीज़ें चलिए हम देख लेते हैं। कहा गया विटेकर ने ठीक है, उसके किसके आधार पर कहा गया कि कोशिकीय संरचना, शारीरिक संगठन और क्या हो गया, शारीरिक संगठन और पोषण, ठीक है, विविधता को वर्गीकृत किया, विविधता को वर्गीकृत किया, परंतु इनमें बहुत अपवाद हैं, बहुत अपवाद हैं। अब कौन कौन अपवाद है ये देखना है। जैसे मोनेरा व प्रोटिस्टा दोनों जगतों में भित्तियुक्त व भित्तिविहीन प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवधारी आते हैं। अर्थात ये कहा गया कि एग्जाम्पल के तौर पे कि जो मोनेरा और प्रोटिस्टा इनकी लगभग कहा गया कि लगभग कार्य मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है, ये स्थिति इसमें बनी रहती है। ठीक बच्चों, चलिए ये चीज़ है। दूसरी चीज बताया गया, इसी प्रकार इष्ट यद्यपि एक कोशिकीय है परंतु इसे बहुकोशिकीय कवकों में रखा गया है। ठीक, देखिए कहा गया इष्ट एक कोशिकीय है परंतु कवक को बहुकोशिकीय में रखा गया है, कोशिकीय में रखा गया है। अब आप समझ लीजिए मतलब क्या कहना चाह रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इष्ट और कवक ये दोनों फंजाई के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनका एक जगत होता है, लेकिन इष्ट जो होता है इसको एक कोशिकीय माना गया है और कवक को जो है उसको बहुकोशिकीय माना गया है। ठीक है ना, तो ये अभी एक जो है इसकी क्या है कमी ही है, समझ गए। तो चलिए फिर आगे हम चलते हैं। तो ये इसका जो है कमी थी जो हमने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो कमियाँ 3 कमियाँ हैं जो इनके अंतर्गत आती हैं। फिर इसके बाद बच्चों आगे हम चलते हैं। फिर अब बच्चों में पढ़ना है मोनेरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? मोनेरा, अर्थात यह भी एक जगत है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जीवाणु आते हैं। ठीक, तो बैक्टीरिया आते हैं, इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताएंगे। तो स्टार्टिंग में चलते हैं, हम लिखते हैं मोनेरा जगत। एक मिनट बच्चों, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई के प्रमुख लक्षण एवं वर्गीकृत कीजिए। 3 का तो चलो बच्चों मोनेरा हम लोग पढ़ेंगे। मोनेरा जगत, कि मोनेरा जगत क्या क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों में ये ध्यान देना है कि मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या क्या प्राणी कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या होते हैं, सभी के बारे में विशेषतर जानकारी देना है। तो कहा यह गया है कि जीवाणु एवं नीले हरी शैवाल, जीवाणु
जीवाणु एवं प्लस करके क्या लिख लेंगे, नीले हरित शैवाल। ठीक, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय प्राणी हैं, एक कोशिकीय प्राणी। ठीक, ये दोनों जो हैं किसके अंदर आएंगे, दोनों प्राणी। ठीक है, ये दो प्राणी किसके अंतर्गत आएंगे, मुनेरा जगत के अंतर्गत आएंगे। समझ गए। और दूसरी चीज़ ये हमें ध्यान देना है कि इनमें अनुवांशिक पदार्थ तो होता है, परंतु इस पदार्थ को कोशिका द्रव्य से पृथक रखने के लिए केंद्रक नहीं होता है। अब देख लीजिए, इनको पृथक रखने के लिए केंद्रक नहीं होता है। इनमें अनुवांशिक लक्षण तो पाया जाता है, लेकिन कहा गया है कि इनको पृथक रखने के लिए केंद्रक नहीं होता है। इन्हें इसलिए केंद्रक विहीन अर्थात पूर्व केंद्रीय या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। देख लीजिए, यही मोस्ट पॉइंट है। कहा गया है कि जिनमें अनुवांशिक पदार्थ तो होता है, परंतु इस पदार्थ को कोशिका द्रव्य से पृथक रखने के लिए केंद्रक नहीं होता है। देख लीजिए, यही कहा गया कि इनमें सबसे मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट स्टार बना के बताते हैं डबल, कहते हैं कि इनमें अनुवांशिक पदार्थ तो होता है, अनुवांशिक पदार्थ तो होता है, परंतु अनुवांशिक पदार्थ तो होता है, परंतु इनके अंदर कहा गया है कि पदार्थ को कोशिका द्रव्य से पृथक रखने के लिए कहा गया, परंतु इनके पदार्थ वही अनुवांशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य से पृथक रखने के लिए केंद्रक नहीं होता है, अतः इसे केंद्रक विहीन या पूर्व केंद्रीय या प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत रखा गया है। देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये हमने कही, यहाँ पे बताया गया है कि कहा गया कि जीवाणु और नीले हरित शैवाल एक कोशिकीय प्राणी तो होते ही हैं। ठीक है, साथ साथ ये बताया गया कि इनमें अनुवांशिक पदार्थ तो होता है जैसे हम लोगों में होता है, परंतु इनके पदार्थ को अर्थात वही अनुवांशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य से पृथक रखने के लिए उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो वो अनुवांशिक पदार्थ को बिल्कुल व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे। इसके वजह से इन्हें केंद्रक विहीन, जब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक विहीन, ठीक, केंद्रक विहीन या पूर्व केंद्रीय या प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत रखा गया है। समझ गए, इसीलिए इन्हें केंद्रक विहीन या पूर्व केंद्रीय या फिर हम क्या कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। और कहा गया है कि अर्नस्ट हेकल ने इनके लिए एक पृथक मुनेरा जगत की स्थापना की। किसने किया था? अब आप लिख लीजिए, अर्नस्ट हेकल, ठीक, अर्नस्ट हेकल ने, यही कह सकते हैं, ने 1894 ईस्वी में
1894 ईस्वी में इन्हें मुनेरा जगत में स्थापित किया। ठीक, तो बच्चों ये चीज़ है। अर्नेस्ट हेकल ने ये 1894 ईस्वी में बताया कि इन्हें किसके स्थापित किया, किस जगत में, मुनेरा जगत के अंतर्गत इन्हें क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। समझ गए बच्चों? कि ये स्थितियाँ बनी रहती हैं इसमें। फिर आगे हम चलते हैं, इसमें यही कहा गया कि, और फिर कहा गया कि मुनेरा जगत मुनेरा में कोपलैंड नाम वैज्ञानिक ने समस्त प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीवों को, जिनमें आरंभिक केंद्रक होता है, रखा। उदाहरण के तौर पे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब वही सब चीज़ है। आप लिख लीजिए कि कोपलैंड एक वैज्ञानिक थे, कोपलैंड। ठीक है, कोपलैंड ने क्या कहा कि समस्त प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीवों को आरंभिक केंद्रक होता है। समस्त प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर आरंभिक केंद्रक होता है। एग्जाम्पल के इसलिए इन्हें रखा गया एग्जाम्पल के तौर पे, जो है कैसे, जो जीवाणु हो गए, साइनोबैक्टीरिया, और क्या, आर्कीबैक्टीरिया, और क्या हम ले सकते हैं, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे सूक्ष्म जीव है, सबसे छोटा जीवाणु का आदि। तो इतने सब जीव जो हैं, इनको जो है आरंभिक केंद्रीय होते हैं, मतलब इन प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। इनमें केंद्रक विहीन होते नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये था मुनेरा की बातें। अब हम लोग पढ़ेंगे मुनेरा जगत के प्रमुख लक्षण। मुनेरा जगत के प्रमुख लक्षण। मुनेरा जगत के प्रमुख लक्षण पढ़ेंगे। मुनेरा जगत के मतलब लक्षण ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो बच्चों लक्षण में पढ़ना है। तो बच्चों अगले जो है वीडियो में हम आपको इसकी लक्षण के बारे में बिल्कुल बताएंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो हमें आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद, बाय।